सब वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और आज है अच्छा दिन क्यों? क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री खत्म होने वाला है। हमारे 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे गाइस। 5 चैप्टर मानते हो कि नहीं भाई को अपने? चलिए तो गाइस आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कोलॉइड्स अराउंड अस। वैसे तो बहुत यूजलेस टॉपिक हो सकता है कोलॉइड्स अराउंड अस। यूजलेस इसलिए क्योंकि थियोरेटिकल है, पर क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम्स अगर आपको देना है तो भाई साहब कुछ भी आ सकता है। ये किस लाइन में आ गया, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कोलॉइड अराउंड अस की बात करते हैं। और सबसे पहला कोलॉइड का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने काफी बार देखा है, इनफैक्ट जब मैंने एग्जाम दी थी 2009-10 में, उसके बाद जब मेरे कजिन ब्रदर ने एग्जाम दी थी 2013-14 में, देन उसके बाद अभी भी कोलॉइड्स में से या सरफेस केमिस्ट्री में से ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है। सीबीएसई वगैरह से लेकर स्टेट बोर्ड्स तक ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है। और वो है ब्लू कलर ऑफ स्काई, या स्काई लुक्स ब्लू इन कलर। तो क्या सच में स्काई का कलर ब्लू है? तो जवाब है नहीं। एक्चुअली स्काई इज नॉट ब्लू इन कलर। स्काई हमें ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, हमारे आसपास जो एयर है, वी ऑल नो दैट इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। और इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, जो वाटर वेपर हैं, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जब लाइट इन वाटर वेपर्स से या इन वाटर के ड्रॉपलेट्स से टकराती है तो ये कोलॉइडल पार्टिकल जो एयर के अंदर सस्पेंडेड है, ये लाइट इन कोलॉइडल पार्टिकल से टकराकर स्कैटर होती है। और ये यूजुअली ब्लू कलर की लाइट स्कैटर करते हैं। आप देखा होगा ना, पानी का कलर भी हमें ब्लू ही दिखता है। क्यों? क्योंकि पानी ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करता है। तो जब वो लाइट स्कैटर होती है और हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें ब्लू कलर दिखता है। इसीलिए जो स्काई होता है इट लुक्स ब्लू इन कलर। तो हम लोग वाई स्काई लुक्स ब्लू, तो हम लिखेंगे air is suspended with the water droplets and colloidal particles. Water droplet as colloidal particle and it scatters the blue color light, which makes sky looks blue, जिसकी वजह से स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारी जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो मूवीज बेस्ड होती है, या ऐसी कोई डिस्कवरी चैनल पर या यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे, अगर आपको शौक है एस्ट्रोलॉजी का, तो शौक मेरे को एस्ट्रोनॉमी का, तो वहां पर आप लोगों को दिखेगा कि अगर आप मून पर खड़े हो तो स्काई ब्लैक दिखता है। कोई और प्लेनेट पर खड़े होकर दिखाते हैं आपको, या स्पेस दिखाते तो यूजुअली ब्लैक कलर का दिखता है, बट अर्थ से ब्लू कलर दिखता है। कारण ये है। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा मेजर कोलॉइड अराउंड अस आर फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स। और वी कैन से क्लाउड्स की जगह वी शुड से रेन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से सुनना तो मजा आएगा। देखो क्या होता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स स्कैटर्ड होते हैं। किस फॉर्म में? यूजुअली जितनी ज्यादा वाटर होता है उससे ज्यादा वाटर वेपर होता है। देखो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी की वजह से क्या होता है, जितना भी वाटर है अभी वो वेपोराइज हो रहा है। यानी जितने भी वाटर बॉडीज है, जैसे आपके समुद्र हैं, आपके ओशंस हैं, आपके सीज हैं, आपके रिवर हैं, यहां से वाटर वेपोराइज हो रहा है। वेपोराइज होकर कहां जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ऊपर एयर में जा रहा है। और यहां पर वाटर क्या हो रहा है, पूरा वेपर के फॉर्म में स्प्रेड हो गया है। यानी पूरे गर्मी के मौसम का बस यही काम है कि अर्थ पे से पानी को वेपोराइज करो और एटमॉस्फेयर में स्कैटर करो। अब क्या होता है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा हो जाते हैं
और हम लोग जानते हैं अर्थ कूल भी होती है रात में, दिन में गर्म होती है, रात में कूल होती है। तो जब रात में ठंडी होना ये चालू होती है तो क्या होता है, ये जो वाटर वेपर है, एक टर्म आती है ड्यू पॉइंट, एक टर्म आता है, मैं आपको सिखा देता हूं, ड्यू पॉइंट। बेटा ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद अगर आपने टेम्परेचर और कम किया तो जो वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस होकर फॉग बना लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब बहुतों के मन में आया होगा फॉग, सर इंडिया में फॉग चल रहा है। अबे ठरकियों इधर ध्यान दो, फॉग मतलब क्या? वो जो धुंध जम जाती है, कोहरा जम जाता है, अपन देखते हैं ना वो मिस्ट जम जाता है कांच पर, जब अपन ठंड के मौसम में जाते हैं तो धुंध कोहरा उसको बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप वाटर वेपर्स के टेम्परेचर को कम करते हो उसके ड्यू पॉइंट से भी कम हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है, रात दिन में तो गर्मी है पर रात में अर्थ का टेम्परेचर कुछ डिग्री से कम होता है, तभी तो हम देखते हैं रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, दिन में गर्मी पड़ती है। तो जब रात को टेम्परेचर कम होता है तो ये जो वेपर्स होते हैं, ये इसके जो वेपर्स होते हैं उसका टेम्परेचर कम होने लगता है और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से भी कम हो जाता है। जैसे टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम होता है वो वाटर वेपर काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर। काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर। अब जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट बनी तो भाई ग्रेविटेशन के हिसाब से तो वो तो नीचे गिर जानी चाहिए। पक्की बात मानते हो कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से वो वाटर की ड्रॉपलेट नीचे गिर जानी चाहिए। फिर तो ऐसा होगा कि दिन में पानी उबलेगा और रात में बारिश होगी, दिन में पानी उबलेगा रात को बारिश होगी। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है, इसके साथ ही एयर के अंदर और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स वाटर के अलावा भी स्प्रेड होते, तभी तो हम एयर को कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट बनता है वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर जाकर स्प्रेड हो जाता है, डस्ट पार्टिकल को चारों ओर से कवर कर लेता है। तो अब ये कोलॉइडल पार्टिकल बन गया। वाटर जैसे डस्ट पार्टिकल के ऊपर अटैच होता है वो एक कोलॉइडल पार्टिकल बन जाता है। और हम लोग सब जानते हैं कोलॉइडल पार्टिकल हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं, वो कभी सेटल डाउन नहीं होते ग्रेविटी के साथ। तो अब वाटर ड्रॉपलेट हवा में स्कैटर हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। अब स्कैटर होने के साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे आपने देखा होगा जो क्लाउड्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये उन क्लाउड्स के अंदर जाकर डिपॉजिट होने लगता है, क्लाउड्स के अंदर जाकर डिपॉजिट होने लगता है। अब क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्लाउड्स में से बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है। या तो कभी कभी क्या होता है कि एक क्लाउड के अंदर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, तो दूसरे क्लाउड के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये नेगेटिवली चार्ज है। कारण ये है कि हर कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल पे वाटर ड्रॉपलेट जाके चिपक गया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर एक नेगेटिवली कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जाकर वाटर ड्रॉपलेट चिपक गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एक बादल पूरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक बादल पूरा नेगेटिवली चार्ज होगा। और जब ये हाईली स्पीड में, जब एटमॉस्फेयर में, जब हवा में, जब ये जोर से आकर एक दूसरे टकराएंगे तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब टकराता तो क्या निकलती है, बिजली। और जब ये टकराते हैं तो चार्ज हो जाता है न्यूट्रलाइज। समझ रहे हो? जब पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड नेगेटिवली चार्ज क्लाउड के साथ टकराता है तो इनकी टक्कर की वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब एक कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिव, एक कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव, ये दोनों वाटर के ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट पॉजिटिव एक ड्रॉपलेट नेगेटिव टकराई तो इनका चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज। और जैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रलाइज होता है वो क्या हो जाता है, कोएगुलेट। कोएगुलेट हुआ कि फटाक से ग्रेविटी के फोर्स से वो नीचे गिरता है और बारिश होने लगती है। तो फॉग, मिस्ट एंड रेन का मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोसीजर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या एक बार समराइज कर दूं अच्छे से? ठीक है। हमारे गर्मी के मौसम में जितनी वाटर बॉडीज होती है वहां से वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब अर्थ ठंडी होती है, जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो इन वाटर वेपर्स का टेम्परेचर भी कम होता है
और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर वेपर वापस से कंडेंस हो जाते हैं और बहुत टाइनी, बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, कुछ कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिव होंगे, कुछ कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव होंगे, उनकी सरफेस पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में टंगे रह जाते हैं, जमीन पर नहीं आते। और ये कोलॉइडल पार्टिकल्स धीरे धीरे क्लाउड्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स भी होते हैं, क्लाउड्स के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। अब जब क्लाउड्स के अंदर ढेर सारे कोलॉइडल पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक जो क्लाउड बनता है, मतलब एक टाइप का जो क्लाउड होता है, उसके अंदर सारे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे और एक नेगेटिव, क्योंकि क्लाउड भी अपने आप में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्लाउड भी क्या है? एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर जो गैस है, जो हीलियम गैस है या जो भी गैस होती है क्लाउड के अंदर, व्हाइट कलर की जो गैस होती है वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और ये वाटर के ड्रॉपलेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज डिस्पर्जन फेज हो गए। तो धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ता है और तेज हवाओं के साथ जब अर्थ घूमती है और जब अर्थ सन से दूर जाना शुरू हो जाती है, तो अर्थ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, जो अभी बारिश के मौसम में चलेंगी, और ये बादलों को उड़ा उड़ा के हमारे इंडिया में हर जगह लेकर आती है। कोस्टल एरिया से, साउथ से, मुंबई से, वेस्ट बंगाल से ये जो हवाएं हैं बादलों को लेकर आती है, और जब ये हवाएं तेज चलती है तो एक क्लाउड आपस में टकराते हैं, और अगर पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड नेगेटिवली चार्ज क्लाउड से अगर टकरा गया तो बिजली कड़कती है, और जब ये टकराएंगे तो इनमें जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज वाटर हैं, ये टकराने की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से इनका चार्ज खत्म हुआ, ये कोएगुलेट होकर बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बना लेंगे और जमीन पर गिरना चालू हो जाएगा। इसी वजह से आती है आपकी बारिश। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे सॉइल। सॉइल भी एक बहुत बढ़िया कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सॉइल भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसके अंदर मैं आपको एक टर्म सिखाता हूं, ह्यूमस। आपने ह्यूमस के बारे में पढ़ा है बेटा? ये ह्यूमस ह्यूमिडिटी नहीं है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा सा खाद जैसा बोल सकते हैं। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म देखे आपने? मैगी नूडल्स जैसे इल्लड़ वे जैसी आती है। ये अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? जो डेड पत्तियां जो होती है, जो पत्ते वगैरह नीचे गिर जाते हैं, फ्रूट्स, उनको खाते हैं, और इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सॉइल के लिए खाद का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। वो ह्यूमस एक तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन को बाइंड करने का काम करता है, मतलब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को बाइंड करने का काम करता है, मिट्टी और पानी को जोड़ने का काम करता है। तो सॉइल भी एक तरीके से आपकी क्या है? कोलॉइड है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। चौथा आपका ब्लड। आपका ब्लड भी एक तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्यों भाई? ब्लड के अंदर वाटर है मेन सोर्स, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा के अलावा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपका आयरन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, और ये सभी आपके ब्लड के अंदर एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, वो भी एक तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका जो ब्लड हो गया, ब्लड इज ऑल्सो अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्लड भी आपका एक तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन ही माना जाता है। उसके अलावा जो आप फूड आर्टिकल्स आपके आसपास जो खाने पीने की चीजें हैं, फूड आर्टिकल्स जैसे अपना हलवा, घी, बुटर, मिल्क, एक्सेट्रा। ज्यादा नाम नहीं लूंगा वरना बोलोगे सर खाने को नहीं मिल रहा, फालतू बात कर रहे। समझ में आ गई बात? तो ये भी एक तरीके से आपका क्या है? क्या है? अबे क्या है? इमल्शन बोल रहा हूं मैं। हाँ, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आ गई? एंड लास्ट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं वापस से ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स जेई और नीट के लिए स्काई नीला का है दिखत, दूसरा ये फाग का होवत, और तीसरा डेल्टा की होवत। ये तीन चीजें तुमको जरूरी पड़त, जरूर जरूर जलूल। हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इन्हें जलूल जलूल पढ़ना। हमारे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना। कितनों ने पढ़ी ऐसी पत्रिका शादी की?
जिसमें ऐसा बोलता है हमारे चाचा जी की शादी में जलूल जलूल आना। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। नाउ गाइस, डेल्टास क्या होता है? डेल्टास दिखने में कुछ जमीन या कुछ चट्टान ऐसा दिखाई देता है, यूजुअली पथरीला चट्टान जैसा दिखाई देना बोल सकते हैं, फिर भी वैसा एग्जैक्टली नहीं होता। और यूजुअली ये डेल्टास कहां मिलते हैं? ये वहां मिलते हैं जहां पर एक नदी किसी समुद्र से मिल रही हो या नदी किसी सी से मिल रही हो। समझ में आ रही बात? समुद्र से या किसी ओशन से या किसी सी से, एक बड़ी वाटर बॉडी जैसे अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया। यहां पर अगर कोई नदी जाकर इनसे मिलती है तो इनके आसपास ऐसा सॉलिड मास, एक सॉलिड चट्टान जैसा कुछ बनने लग जाता है जो दिखने में पथरीला होता है या जमीन जैसा होता है, उसको बोलते हैं डेल्टास। तो व्हाट आर डेल्टास? डेल्टास क्या होते हैं? दीज आर द हार्ड सॉलिड मास, these are the hard solid mass formed near river and sea और ocean meeting point, यानी जहां पर रिवर या ओशन या रिवर या सी जहां पर मीट करते हैं वहां पर एक हार्ड सॉलिड का मास बन जाता है, उसे डेल्टास बोला जाता है। अब इसका सरफेस केमिस्ट्री से क्या लेना देना? तो समझो, जो आपकी नदियां होती है, इन नदियों के अंदर से मिलता है क्ले यानी मुल्तानी मिट्टी जैसी मिट्टी वगैरह मिलती है, और रिवर का पानी इस मिट्टी की वजह से एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो भी आपका रिवर वाटर होता है, रिवर वाटर आर कोलॉइडल सॉल्यूशन, रिवर वाटर आर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। ये क्या होता है? क्ले का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। और हम लोग सब जानते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन तो चार्ज होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। तो एक नदी या तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल कैरी करेगी या नेगेटिवली चार्ज कैरी करेगी। और जब ये रिवर जाकर ओशंस या सी से मिलती है, तो हम लोग सब जानते हैं ओशन और सी के अंदर सॉल्ट पाए जाते हैं। और सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब या तो इसके अंदर कैटायंस और एनायंस दोनों होंगे। तो जैसे रिवर जो कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ओशन या सी में जाकर मिली, जिसके अंदर ऑलरेडी ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? क्या सिखाया था मैंने? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? जल्दी बताओ, क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? कोएगुलेशन। कैसे? अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, एक नदी का पानी है जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है उस पर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो एनायन जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। या अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो कैटायन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब न्यूट्रलाइजेशन यहां पर होगा, और जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन। क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन। तो कोलॉइडल पार्टिकल कोएगुलेट होने लगेगा, और कोएगुलेशन मतलब जमने लगेगा। तो यहां पर क्ले के ओशन और रिवर के मीटिंग पॉइंट पर कोएगुलेशन होने की वजह से वो क्ले वहां पर जमने लगेगा। क्ले के थक्के जमने लगेंगे, और वो थक्के जम के वो इकट्ठा हो के वहां पर क्या बना लेगा? डेल्टास। समझ में आ रही मेरे लाडले बच्चों को? अरे यार, इतनी सारी प्यारी प्यारी बात बताई और तुम लोग ऐसे मोबाइल को देख रहे हो। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है ये? ऐसे क्यों कर रहे हो यार? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना सर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इतना नोट करो। फिर एप्लीकेशंस की बात करते हैं। कोलॉइड्स या सरफेस केमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या हमारे लिए काम का है या नहीं, उसकी बात करते हैं। बट पहले जरा इतना नोट करो फटाफट। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लिख लिया? मिटा इसको। चलना पानी पूरी लगाना। चलो तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आज इसको खत्म ही कर देते हैं, इसको फोड़ ही देते हैं, क्योंकि आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, हमारे लिए ये क्या यूजफुल हो सकता है,
हमारे लिए इसकी क्या यूटिलिटी है, तो अपन उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली हमारे लिए जो यूटिलिटी आती है कोलॉइड्स की इज कॉल्ड एज called as Cottrell precipitator। अब ये क्या है, व्हाट इज Cottrell precipitator? तो प्यारे बच्चों आपको मैं एक बात समझाता हूं। देखो जो स्मोक होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मोक? स्मोक मतलब धुआं, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के वो स्मोक। तो वो स्मोक कहां कहां से निकलता है? हाँ, सुटेरियो, सुट्टा मारने वालों, तुम्हारी सिगरेट और बीड़ी से तो निकलता है, पर खास तौर पे स्मोक निकलता है इंडस्ट्रीज में से। अब ये जो स्मोक होता है, स्मोक के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक एक्सेट्रा, एंटीमनी, बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। किसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं? ऑल ऑफ देम आर सस्पेंडेड इन गैस, और वी कैन से एयर। गैस या एयर के अंदर ये सब क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। तो अब क्या होता है, एक कंपनी में फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री में कुछ काम चल रहा है, और एज अ बाय प्रोडक्ट उसकी वजह से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के अंदर बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं। तो अब क्या किया जाता है, ये जो सारा स्मोक होता है, ये जो चिमनीज होती है, ये जो चिमनीज होती है इंडस्ट्रीज की, जो बड़ी बड़ी आपने देखा होगा ये चिमनीज लगी हुई होती है, और फिर वहां से तो धुआं निकल रहा होता है। तो ये चिमनीज के अंदर क्या होता है, ये कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर लगा होता है। यहां पर हर इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि आपको आपकी चिमनी के अंदर कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर लगाना होता है। तो अब ये कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर क्या काम करता है? कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर के अंदर बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक चिमनी है, आप इमेजिन करो एक बड़ी सी चिमनी, इसमें धुआं निकल रहा है, उसमें सा कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर ऐसा लगा हुआ है। एक एंड उसका पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एक एंड उसका नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब ये इलेक्ट्रिकल रॉड्स या ये इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हाईली चार्ज हो गई, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही आपने धुआं छोड़ा, धुआं क्या है? स्मोक है। स्मोक इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। स्मोक क्या है? स्मोक एक तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। स्मोक एक तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऐसे बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो डिस्पर्जन फेस की तरह काम करते हैं। ऑल दीज आर डिस्पर्जन फेस, एंड आपकी गैस या आपके जो एयर हैं ये डिस्पर्जन मीडियम हो गया। अब हम लोग सब जानते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पर तो हमेशा चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपके स्मोक में कोई पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जाकर नेगेटिवली चार्ज प्लेट से चिपक जाएगा, और अगर कोई चार्ज नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट पर जाकर चिपक जाएगा। तो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन ब्रेक हो गया। अब चिमनी के बाहर सिर्फ क्या निकल रहा है? गैस और एयर। जो गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, अब सिर्फ गैस चिमनी के बाहर निकलेगी। जो हार्मफुल कोलॉइडल पार्टिकल्स थे वो तो इलेक्ट्रिकल प्लेट पर जाकर चिपक गए, और जैसे चिपके न्यूट्रलाइज हो गए, नीचे गिर गए कोएगुलेट होकर वो पार्टिकल्स नीचे गिर गए, उसको उठाकर अलग कर दिया। तो इस तरीके से आपकी जो एयर होती है उसको, जो स्मोक होता है उसको इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग करने का प्रोसेस होता है। कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर क्या होता है? इट इलेक्ट्रिकली refine द स्मोक। ये स्मोक को इलेक्ट्रिकली रिफाइन करने का काम करता है। बोलो मेरे लाडले बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? पक्की बात, श्योर शॉट। चलिए दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ पानी, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ओए भाटर, पानी को कैसे प्यूरिफाई करेंगे लाडले बच्चों?
भाई जो भी पानी आप कुएं से लाते हो, नदी से लाते हो, बोरिंग से खींचते हो, टंकी से पीते हो, कोई भी पानी हो, उसके अंदर बहुत सारी नेचुरल इंप्योरिटीज होती है, बहुत सारे नेचुरल इंप्योरिटीज होती है। और ये इंप्योरिटीज वाटर के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको देखना हो तो आप कोई भी गंदा पानी ले लो, नदी में से पानी भर लो, एक अंधेरा कमरा कर लो और उसमें से लाइट पास करो, आपको लाइट जैसे वो पानी के अंदर गिरेगी, आपको छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, दैट मीन्स पानी गंदा है। तो ये जो छोटे छोटे इंप्योरिटीज होती हैं, आप पानी के अंदर क्या मिला दो? ऐड एलम। क्या कर दिया हमने? एलम ऐड कर दिया। व्हाट इज एलम? एलम मतलब फिटकरी, इसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी वैसा एक जिसको बोलना चाहिए सॉल्ट जैसा इतना बड़ा टुकड़ा आता है, उसको पानी के अंदर डाल दो। तो फिटकरी क्या करती है? फिटकरी का काम होता है कोएगुलेशन करना। किसका? जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वाटर के अंदर, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स है, उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना और अपनी सरफेस पर सबको चिपका लेना, अपनी सरफेस पे सबको एब्जॉर्ब कर लेना, न्यूट्रलाइज करके कोएगुलेट कर लेना और पानी को क्या कर देना? पानी को फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज बना देना। क्या है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए तीसरा एप्लीकेशन क्या है इसका? मेडिसिन। तीसरा एप्लीकेशन क्या है प्यारे बच्चों? मेडिसिन। अब मेडिसिन कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह कैसे बिहेव करती है, तो मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जेल्यूसिल। आपने मार्केट में नाम सुना होगा, जेल्यूसिल करके एक मेडिसिन आती है, या आजकल डाइजीन करके मार्केट में आ रहा है। ये सब क्या है? ये सब एंटासिड्स है। ये आपकी बॉडी में अगर एसिडिटी हो रही है तो उसको कम करते हैं। तो एक्चुअली ये बनते कैसे हैं? दे आर मेड अप फ्रॉम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मत सोचना कोई ठरकियों के दिमाग में आएगा, अच्छा मैग्नीशिया का मिल्क होता है। मैग्नीशिया भी मिल्क देता है। मैग्नीशिया क्या गाय है? मैग्नीशिया क्या भैंस है? नहीं। तो मैग्नीशिया का मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर मिलाया जाता है तो ये डिसॉल्व नहीं होता, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जेल्यूसिल या डाइजीन इसको फ्लेवर करके कलर डाल के आपको बेचता है, आप पीते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम जो होता है इसका पीएच होता है 10, मतलब हाईली बेसिक इन नेचर। तो पेट की एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ऐसे बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आती है। एक काला आजार नाम की एक बीमारी होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आर्सेनिक नाम की एक कोलॉइडल सॉल्यूशन दिया जाता है। एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसके अंदर आर्सेनिक होता है। ये तो आर्गन हो गया, सॉरी, इसके अंदर आर्सेनिक होता है। तो ये आर्सेनिक क्या करता है? ये काला आजार को जाके बॉडी में ट्रीट करता है। कैसे? उसके जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं और जो पैथोजेंस होते हैं उसको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करके बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। तो मेडिसिन का भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, आप देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखा जाए तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के बहुत सारे यूजेस हैं। आपने इतने लिख लिए। क्या मैं कॉट्रेल अंकल को मिटा दूं? क्या मैं कॉट्रेल अंकल को मिटा दूं? चलिए इनको मिटा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर, कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज टैनिंग। अब ये टैनिंग आप लोगों ने सुना होगा, यूजुअली लड़कियां इस वर्ड को बहुत यूज करती है। ओहो मेरी स्किन टैन हो गई, मैं धूप में गई ना तो मेरी स्किन टैन हो गई, मैं मुंह बांध लेती हूँ। और इनको देख के लड़के भी मुंह बांधने लग गए आजकल। मालूम ही नहीं क्यों मुंह बांध रहे, पर बांध रहे। भाई लड़की बांध के निकलू, मैं बांध के निकलू। कुछ लोग सेफ्टी पर्पस के लिए मुंह बांधते ताकि घर वाले पहचान नहीं पाए। तो क्या होता है? टैनिंग। एक्चुअली हम लोग टैनिंग का इस्तेमाल क्यों करते थे? फॉर एग्जांपल अभी शायद मैं गोरा दिख रहा हूं, लॉकडाउन की वजह से मैं 3 महीने घर से बाहर नहीं निकला, थोड़ा गोरा हो गया। जैसे मैं बाहर निकलूंगा मैं काला हो जाऊंगा, मतलब मेरी जो गोरी गोरी स्किन है वो ब्राउन कलर की हो गई। अपन बोलते हैं काला हो गया, पर इंसान ब्राउन होता है। तो इंसान काला हो गया ना, ब्राउन हो गया। तो स्किन के कलर का चेंज हो जाना इज कॉल्ड एज टैनिंग। अब ये टैनिंग यहां पर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों मार्केट में एनिमल स्किन बिकती है, एनिमल स्किन बहुत सारी जगह पर सेल होती है। तो एक्चुअली जो एनिमल स्किन्स होती है ना, एनिमल स्किन, आपकी बुक में इसको स्किन को एनिमल हाइड लिखा हुआ है। तो एनिमल हाइड्स या एनिमल स्किन के अंदर बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो उनकी स्किन को एक कलर प्रोड्यूस करता है, वो उनकी स्किन को एक कलर देता है। तो एनिमल स्किन में वो केमिकल होने की वजह से
एनिमल स्किन भी एक तरीके का कोलॉइड है, एनिमल स्किन एक तरीके का कोलॉइड है। तो जब आप इस एनिमल स्किन को आप डिप करते हो, जब आप इस एनिमल स्किन को डिप करते हो या मैं कहूं सोक कर देते हो, गला देते हो इन टैनिंग एजेंट्स, तो ऐसे टैनिंग एजेंट्स का मतलब होता है टैनिन्स, एक्चुअली इसको टैनिन्स बोला जाता है। टैनिन्स एक केमिकल सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसका कलर ब्राउन होता है, मेरे स्किन जैसा। ऐसे ब्राउन कलर का सब्सटेंस टैनिन होता है। जैसे आप एनिमल स्किन को उसके अंदर सोक करते हो, इसका चार्ज और इसका चार्ज अपोजिट होता है। ये भी एक तरीके का कोएगुलेट कोलॉइड है, ये भी एक तरीके का कोलॉइड है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कोलॉइड पॉजिटिव है तो ये कोलॉइड नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिले तो इनका क्या हो गया, कोएगुलेशन। और कोएगुलेशन होने की वजह से जो एनिमल हाइड या एनिमल स्किन होती है ये हार्ड हो जाती है, इट गेट्स हार्डन, और ये इसको फिर मार्केट के अंदर बेच देते हैं। इसका बहुत ज्यादा बिजनेस होता है। अब होता है या नहीं होता आई डोंट नो, बट टैनिंग इसका एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है। पांचवा एग्जाम्पल इज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। हम लोग सब जानते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट का क्लेंजिंग एक्शन भी एक तरीके से देखा जाए तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही एक तरीके का एप्लीकेशन है। फटाफट जरा इतना देख लीजिए, इतना नोट कर लो, अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, एक दो पॉइंट और लिख देते हैं। अब मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो गया, अब कोई खास डिस्कस करने का बचा नहीं है। पुराने जमाने में जो फोटोग्राफी होती थी, पुराने जमाने में जो फोटोग्राफी होती थी, तो जो फोटोग्राफी होती थी इसके अंदर आपने देखा होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, पुराने जमाने में फोटोग्राफी के लिए जो कैमरे आते थे, कैमरे के अंदर एक रोल आता था, एक रोल डलता था। वो रोल कुछ नहीं हुआ, आपने देखा जैसे एक्सरे प्लेट नहीं होती, एक्सरे शीट जिसमें डॉक्टर देखता है हड्डियों को, तो जो एक्सरे शीट होती है वो क्या होता है, वो जिलेटिन से बनता है। तो जो एक्सरे की जो शीट होती है, जो फोटोग्राफी जो प्लेट होती है, एक्सरे शीट होती है जो, या जो फोटोग्राफी प्लेट्स होती है, या फोटोग्राफी के जो रोल्स आते हैं मार्केट में, दे ऑल आर मेड अप ऑफ जिलेटिन। ये सब कहां से बने हुए होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ जिलेटिन। और इस जिलेटिन के ऊपर क्या किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल्स को इसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। मतलब इन दोनों को मिक्स करके कोलॉइड बना दिया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जैसे लाइट पड़ती है, सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है, ब्रोमीन गैस बन के बाहर उड़ जाती है और सिल्वर अलग हो जाता है, और उस पॉइंट पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। और जब उन धब्बों को एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है, कंप्यूटराइज तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो हमारी फोटो निकल के आ जाती है। वो क्या डीप में पढ़ने की हमको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी प्लेट पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो फोटोग्राफी भी इसका एक एग्जाम्पल है। एंड साथ इंडस्ट्रियल पर्पस, बस ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पस पे बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई था, अपन जो पेंट्स वगैरह लाते हैं, हम लोग जो इमल्शंस वगैरह मार्केट से खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत सारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। तो गाइज यहां पर अपना चैप्टर फिनिश, समझ रहे हो बात को तो यहां पर अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं इसका एक रिवीजन वीडियो जरूर पोस्ट कर दूंगा, जिसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर हम बढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मेटलर्जी की तरफ। तो वीडियो, चैप्टर और मेरा पढ़ाया हुआ अगर कभी पसंद आ जाए गलती से, तो लाइक जरूर ठोक देना वीडियो को, पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखना, दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थोड़ा सा आपके मृत्युंजय सर का भी फायदा हो जाएगा, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। कहाँ लेके जाओगे इतने सब्सक्राइबर्स, इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, छाती पे बांधोगे क्या? हाँ बांधूंगा, क्या करना चलिए मजाक की बात अलग है गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, ग्रेविटी सर्कल को यार शेयर करो, और बहुत जल्दी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। फिर मेरे लिए बहुत सारे प्लान्स हैं आप लोगों के लिए। मेरे पास सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, कुछ रिवीजन करेंगे, बहुत सारी चीजें। पर पहले कोर्स जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी बातें अगले वीडियो में। एंड वो जो सोप का जो क्लेंजिंग ये है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, वो मैं रिवीजन वीडियो में लिखवा दूंगा, वो मैं स्टेटमेंट आपको रिवीजन में लिखवा दूंगा, तो वहां कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।